प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के लिए दूसरे लेसन के जो एक दल की प्रभुत्व का दौर है उसके 4 अंक वाले क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव की कोई 4 विशेषता होती। तो मैंने पहले बताया था कि जो हमारा प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था और उसकी जो क्या क्या विशेषताएं थी, 4 विशेषताएं हमने इसकी जो बतानी है। पहली जो विशेषता इसमें है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो प्रथम जो आम चुनाव हुआ था 1952 में, इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो अंग्रेजों के समय जब भी जो हमारे चुनाव होते थे, उन चुनाव में जो सभी धर्मों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाता था। लेकिन हमारे जो पहला आम चुनाव हुआ, इसमें सभी को समान रूप से, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको जो समान अधिकार दिया गया था। जिस व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु हो चुकी है वो बिना किसी भेदभाव के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। इसी का जो अर्थ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता थी वो थी चुनाव आयोग। देखिए, जो चुनाव कमीशन होता है उसके द्वारा चुनाव करने की अहम भूमिका होती है। उसका जो मुख्य कार्य है चुनाव को शांतिपूर्वक करवाना, स्वतंत्रपूर्वक निष्पक्ष करवाना, और ये जो मुख्य जो व्यवस्था चुनाव आयोग ही करता है। तो इसलिए भारत में जो 1950 में चुनाव आयोग गठित किया गया और इसके द्वारा फिर जो ये चुनाव करवाया गया 1952। तीसरी जो क्या है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत प्राप्त हुआ। पहला जो आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन प्राप्त हुआ था और जो 489 स्थानों में से 364 स्थान कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए थे। चौथा है नाम मात्र का विपक्षी दल। नाम मात्र का मतलब होता है कि केवल कुछ सीमित सीटें ही जो बची थी, जो कि विभिन्न दलों को मिली थी, और वो दल जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन उनकी जो भूमिका थी वो माइनस के समान थी, 0 के समान थी, क्योंकि उनका अस्तित्व इतना मुख्य नहीं था कि वो अपनी भूमिका को पूर्ण निभा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता के 4 कारण बताइए। पहला जो कारण है, देखिए मैंने पहले बताया था कि जो 1952 से लेकर के 1967 तक का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी का प्रधानता रही है। और इसकी प्रधानता रहने का जो मुख्य कारण था उसमें ये पहला कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में और 1947 तक इसका जो बहुत ही स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी के हाथ में सभी जो आंदोलन हुए हैं उनका नेतृत्व इसी के नेतृत्व के द्वारा हुआ है। इसलिए सभी जो इसको पार्टी को महत्व देते थे और अन्य पार्टियों को, किसी के बारे में, दूसरे दलों के बारे में कोई पता नहीं था। लोगों को उनसे अनभिज्ञ थे। उसके बाद इसमें राष्ट्रव्यापी संगठन, ये जो उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ कि जो इसका तीसरा कारण था, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता का एक कारण था कि राष्ट्रव्यापी संगठन का होना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसका संगठन निम्न स्तर से होकर के संपूर्ण भारत में विद्यमान हुआ। और उसके बाद इसमें है जो तीसरा है शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव। यानी मैंने पहले बताया कि कोई भी ऐसा दल नहीं हुआ जो कि कांग्रेस का मुकाबला कर सके। केवल जो बहुत कम सीटों पर इन्होंने, जो विभिन्न दल थे, उन्होंने रहना पड़ा और जिसकी वजह से ये शक्तिशाली विरोधी दल रहा है।
शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव रहा है। फिर है इसमें फिर है राष्ट्रव्यापी संगठन। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसका संगठन संपूर्ण भारत में विद्यमान था। सभी लोग इसमें शामिल थे, गरीब थे, अमीर थे, सभी पूंजीपति थे, व्यापारी थे, किसान थे, सभी इसमें जो है शामिल थे। फिर आता है हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भाई कांग्रेस के गठबंधनवादी स्वरूप की व्याख्या करें। तो इसमें मैंने बताया कि कांग्रेस जो है सामाजिक गठबंधन के रूप में था, और इसमें जो है मैंने पहले बताया है कि भाई इसमें किसान भी थे, उद्योगपति भी थे, शहरी भी थे, ग्रामीण भी थे, और मजदूर भी थे, निम्न वर्ग के भी, मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के, सभी लोग इसमें शामिल थे। तीसरा जो कारण है गठबंधनवादी का, कांग्रेस की जो विचारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस के विभिन्न विचारधारा के नेता या लोग शामिल थे, जिनके कारण कांग्रेस की एक विचारात्मक गठबंधन कहा गया। उसके बाद आता है इसमें तीसरा इसमें जो है वो है अतिवाद से बचाव। कांग्रेस गठबंधन के स्वरूप में प्रवृत्ति के कारण कांग्रेस अतिवाद की प्रवृत्ति स्वयं को बचाने में भी सफल सिद्ध हुआ है। यानी इसमें जो कहने का मतलब ये है कि भाई कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो अन्य दलों से जो ना मेलजोल से प्रभावित थी। फिर है दल बदल पर रोक। कांग्रेस के गठबंधनकारी स्वरूप के कारण पार्टियों में दल बदल को रोकने में सहायता मिली। उसके बाद क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यम वर्गी दलों से क्या अभिप्राय है। देखिए, जो वामपंथी होते हैं और दक्षिणपंथी, मैंने बताया कि वामपंथी तो हमारे जो समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। बहुत से जितने भी जो देश में राजनीतिक दल हैं वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय से हो, चाहे वो वामपंथी से हो, चाहे वो जो ना दक्षिणपंथी से हो। वामपंथी का मतलब होता है कि जो समाजवाद के विचारों की तरफ झुकाव होना, और दक्षिणपंथी का मतलब होता है कि भाई ऐसे राजनीतिक दल जो केवल पुरानी रीति रिवाजों, रूढ़िवादिता पर आधारित होते हैं, और जो मध्यम मार्गीय का मतलब होता है कि ऐसे दल जो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता अपनाते हों, अर्थात जो केवल दोनों के बीच की जो नीति है उसको अपनाते हों, उसको मध्य मार्गी विचारधारा के राजनीतिक दल कहा गया है। उसके बाद आता है इसमें लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। देखो, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उसको जो ना लोकतंत्र नहीं कह सकते। प्रजातंत्र में विपक्ष के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी प्रजातंत्र में विरोधी दल का विशेष महत्व है। चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे हमारी संसद हो, इनमें सभी में जो ना विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष की आलोचना की जाती है। यदि कोई सत्ता पक्ष अपने प्रभाव में आकर के कोई ऐसी नीति बनाता है जो जनता के अनुसार नहीं है, उन नीतियों की आलोचना करने का जो मुख्य मुद्दा यही विपक्षी दल ही उठाता है, जो कि सत्ता पक्ष के सामने रखता है, और जिससे जो ना हमारा प्रजातंत्र सुचारू रूप से चलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा अगला है, भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप क्या क्या है। पहली जो ना इसका है कि नंबर 1, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं। यहाँ पर जो हमारे 2019 के चुनाव में 7 राष्ट्रीय पार्टी और जो ना 56 क्षेत्रीय दलों को मान्यता दी गई थी, उसी प्रकार से ये जो दूसरा है, भारतीय राजनीतिक दल ठोस सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। यानी जो हमारी जो दलीय प्रणाली है उसमें जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका कोई ठोस या जो मजबूत सिद्धांत नहीं है।
उसके बाद इसमें आगे बताया, इसमें नंबर 4 है कि लगभग प्रत्येक राजनीतिक दल में गुटबाजी का अस्तित्व है। यानी गुटबाजी का मतलब होता है कि विभिन्न गुटों का होना, और सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, कोई सा भी चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रवाद, चाहे राष्ट्रीय दल हो, सभी में जो है गुटबाजी पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, हरियाणा में ही हमारे में जो ना बहुत से जो ना गुट बने हुए हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, और कुलदीप बिश्नोई गुट है। ये सभी जो ना विभिन्न गुट बने हुए हैं। इसी प्रकार से जो विभिन्न राजनीतिक दलों में भी विभिन्न प्रकार के गुट बने हुए हैं। तो गुटबाजी के कारण भी जो हमारी दलीय प्रणाली की विशेषता है, स्वरूप उसका जो। फिर इसमें बताया गया है, अनेक राजनीतिक दल धर्म और जाति पर जो ना प्रांतवाद पर आधारित हैं। जैसे हमारे जितने भी जो क्षेत्रीय बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर बने हुए हैं, जाति के आधार पर बने हुए हैं, प्रांत के आधार पर बने हुए हैं। तो ये हमारे जो ना भारतीय दलीय प्रणाली की जो व्यवस्था है। उसके बाद इसमें है कि भाई भारतीय दलीय व्यवस्था की 4 विशेषता। मैंने ये तो इसी का सेम क्वेश्चन है, ये जो पहले वाला 7वां और 6वां जो ना सेम क्वेश्चन ही है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि भारत में साम्यवादी दल। देखिए, जो भारत में साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में हुई थी, और 1962 में चीन का जो आक्रमण के समय भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं ने विचार पर गंभीर अंतर उत्पन्न हो गए थे, और साम्यवादी दल के नेताओं में आपसी मतभेद के कारण इसमें जो गुटबाजी चलने के कारण आपसी विरोध होने लगा था। कि जो बहुत से ऐसे जो समाजवादी नेता थे, साम्यवादी नेता थे, जिन्होंने चीन के युद्ध को जो ना सही ठहराया था, और बहुत से जो साम्यवादी नेताओं ने इस चीन के आक्रमण की आलोचना की थी। तो इस प्रकार से दोनों गुटों में आपसी मतभेद होने के कारण 1964 में साम्यवादी दल में जो ना फूट पड़ गई थी, और ये 2 भागों में बट गया था। एक दल जो ना फूट पड़ने के कारण 2 दलों में बट गया था, और एक दल का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरे का था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी, क्या नाम है, मार्क्सवादी, सॉरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों में मुख्य रूप से जो ना ये बट गई थी। उसके बाद आता है भारतीय जनता पार्टी के कोई 4 जो हमारी नीतियां हैं। मैंने बताया था कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले जो ना ये 1980 में इसका जो प्रभाव में आई थी, और उसके बाद 1980 में जो हमारी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें केवल जो है इसकी 2 सीटें आई थी, और इसकी जो स्थापना करने वाले जो मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने मुख्य रूप से जो ना जो अपना राजनीतिक नीतियां बताई हैं, अपने सिद्धांत बताए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो ना एक लद्दाख के लिए एक क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया जाएगा। नंबर 2, 370 की धारा को समाप्त किया जाएगा। और जो ने कहा कि एक समान नागरिक आचार संहिता का निर्माण किया जाएगा। राम जन्मभूमि, राम मंदिर का निर्माण अनिवार्य होगा। तो ये मुख्य रूप से जो ना इसकी, ये जब जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उस समय जो ना इनकी मुख्य सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत थे जो नहीं। तो इसलिए यह आपने बड़ी अच्छी तरीके से जो ना इनको याद करना है। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरे फ़ोन के माध्यम से पूछ लेना।